हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सामान्य मनोविज्ञान के एक अन्य टॉपिक का अध्ययन किया था, जो कि था संरचनावाद और प्रकारवाद। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो ना देखी हो वो एक बार पिछली वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखें तो उन्हें और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम व्यवहारवाद को। व्यवहारवाद जिसकी स्थापना जेबी वॉटसन ने 1913 ईस्वी में किया। जेबी वॉटसन ने 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद की स्थापना की। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार पिछले सालों में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से समझकर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जेबी वॉटसन ने अपनी पीएचडी एंजल के अंडर में पूरी की। जेबी वॉटसन जो कि एक व्यवहारवादी थे या व्यवहारवाद के संस्थापक थे, उन्होंने अपनी पीएचडी एंजल के अंडर में पूरी की। अब एंजल कौन थे? तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि एंजल प्रकारवाद के संस्थापकों में से एक थे। प्रकारवाद के 4 जो मेन संस्थापक थे उनमें से एंजल का एक प्रमुख स्थान था। तो एंजल के अंडर में रहकर जेबी वॉटसन ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। लेकिन यहां पर एक बात डिफरेंट है कि जेबी वॉटसन व्यवहारवादी, एंजल प्रकारवादी। एंजल ने माना कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? चेतना की उपयोगिता। लेकिन जो वॉटसन थे वो प्रकारवाद से उतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। क्या बताया? कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी ऑब्जेक्टिव है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। और व्यवहार का अध्ययन, जो व्यवहार है उसका अध्ययन हम वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होनी चाहिए वो व्यवहार होनी चाहिए। अब व्यवहार का हम वस्तुनिष्ठ तरीके से और प्रयोगात्मक तरीके से अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि इसलिए कर सकते हैं, इसमें वॉटसन का ये कहना था कि हम केवल व्यवहार को ही देख सकते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं उसको देख रहे हैं, मेरे हाथों के मूवमेंट को देख रहे हैं, तो आप मेरे बिहेवियर को ही तो देख रहे हैं। आप बिहेवियर को ही तो मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। आप जो मेरे अंदर माइंड में क्या चल रहा है उसको तो देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वॉटसन का कहना था कि बिहेवियर ही एक ऐसी चीज है, व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं और उसका ही हम मापन कर सकते हैं। इसीलिए जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होनी चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक अन्य पॉइंट रखा और उसमें इन्होंने बताया कि वातावरण में उपस्थित जो भी मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं उसके पीछे उद्दीपक और अनुक्रिया का खेल है। मतलब वातावरण में उद्दीपक होते हैं और उसके प्रति प्राणी अनुक्रिया करता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि उद्दीपक होता क्या है, उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। तो हम देखते हैं पहले कि उद्दीपक क्या है। तो उद्दीपक यानी वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु, वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, अगर वह हमें अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है या आकर्षित कर सकती है तो उसे उद्दीपक माना जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे कि वातावरण में उपस्थित, जैसे आप अभी आपका वातावरण मुझे देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, पेन को देख रहे हैं, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस चीज को देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें उद्दीपक में आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि ये आपको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं और आकर्षित कर रही हैं। अब आकर्षित कैसे होते हैं या कैसे हम प्रभाव पड़ता है? तो जो भी चीजें हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो कैसे आती है? हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो संवेदी तंत्र हैं, उनके द्वारा इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हमारे पास आती हैं। तो वातावरण में जो भी चीजें, सूचनाएं हमारे पास आती हैं वो किसके द्वारा आती हैं?
हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन सी, आंख हुआ, कान हुआ, नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गई, इनके द्वारा। तो वातावरण में जो भी वस्तु जीवित या निर्जीव उपस्थित है वह हमें अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है यदि, और आकर्षित करती है तो हम उसे उद्दीपक के रूप में मानेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं यहां पे अगर एक डॉट कर देता हूं तो क्या यह उद्दीपक है? इसका आंसर होगा कि हाँ, यह उद्दीपक है, क्योंकि आपकी आईज कहां पे आके फिक्स हो गई, आपकी आईज आके कहां पे फिक्स हो गई, इस पॉइंट पे आके फिक्स हो गई। यहां से इंफॉर्मेशन आपके आईज तक जा रही है, और आईज क्या है, एक आपकी आंख क्या है, एक संवेदी तंत्र है, और उसके द्वारा फिर संवेदी अंग है या संवेदी तंत्र है, उसके द्वारा फिर इस डॉट के बारे में, इस बिंदु के बारे में इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक जा रही है। तो यानी हम इसे उद्दीपक कहेंगे। जीवित में देखें तो मैं हूं, मैं सामने आपके हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, तो मेरी आवाज आप तक जा रही है। मेरी आवाज किस माध्यम से आप तक जा रही है? आपके कान के माध्यम से, जिसे हम एक संवेदी तंत्र में हम कान के माध्यम से श्रवण तंत्र कहेंगे। तो कान के माध्यम से इंफॉर्मेशन आप तक जा रही है, और आंख के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, मैं क्या हो गया, मैं भी एक उद्दीपक हो गया, मैं भी एक उद्दीपक हो गया। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं, और आकर्षित करने की क्षमता रखता हूं। मैं आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं, आकर्षित करने की क्षमता रखता हूं मैं। तो यानी एक बार फिर से समझिए कि वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु, वातावरण में उपस्थित कोई भी जीवित हो, निर्जीव हो, अगर वह आपको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है या आकर्षित कर सकती है, तो वह उद्दीपक कहलाएगी। और उद्दीपक कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जैसे एक तरीके से देखा था तो उद्दीपक सब कुछ है। मेरी शर्ट भी उद्दीपक है क्योंकि आपको आकर्षित कर ली। मेरी वॉइस, मैं बोल रहा हूं, वो भी एक उद्दीपक का काम कर रही है। ये मार्कर भी एक उद्दीपक है, ऊपर लाइट जल रही, वो भी एक उद्दीपक का काम कर रही है, क्योंकि सब आपको आकर्षित कर रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइएगा कमेंट के थ्रू कि वातावरण में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उद्दीपक नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिएगा। जैसे मैंने बता दिया कि अभी यहाँ पे जो भी चीजें हैं, चाहे छोटा सा, ये अभी आपको आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन आकर्षित करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए ये इधर का पोर्शन है, यह आपको आकर्षित नहीं कर रहा है अभी, लेकिन आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अगर आप इधर की तरफ आपकी नजर जाती है, या बोर्ड पे यहाँ पे कुछ बनता है, कुछ लिख देते हैं, तो क्या हुआ, ये अब आपको एक छोटा सा पॉइंट भी आपको आकर्षित कर रहा है, यानी वो भी एक उद्दीपक है। तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि वातावरण में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उपस्थित है और उद्दीपक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुक्रिया की। तो प्राणी द्वारा उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया को, प्राणी द्वारा, चाहे वो जीव हो कोई या मानव हो, मतलब कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, तो उसके द्वारा वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है। जैसे अभी मान लीजिए ये लाइव क्लास चल रही होती और मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन करता, लाइक मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कि यहाँ पे उपस्थित कौन सी वस्तु है जो उद्दीपक नहीं है। अभी यहाँ पे मौजूद है, हमारे और आपके बीच में भी मौजूद है, लेकिन वो उद्दीपक नहीं है। कुछ लोग बता रहे होंगे कि हवा, लेकिन हवा कैसे है? हवा भी एक उद्दीपक है, क्योंकि हवा क्या है, हवा जब चलती है तो क्या होता है, आपको टच होता है तो फील होता है ना कि हवा लग रही है, तो हवा भी एक उद्दीपक ही है। और तो उद्दीपक, जैसे मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, वो एक उद्दीपक का काम कर रही है, और आप मेरी आवाज को सुन के जवाब दे रहे हैं, तो वो जवाब देना क्या हो गया, वो एक अनुक्रिया हो गई, वो एक क्रिया है जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में अनुक्रिया कहते हैं। यानी उद्दीपक के प्रति जो हम क्रिया करते हैं वह अनुक्रिया है। जैसे मान लीजिए क्लास में आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है,
कि आप खड़े हो जाइए, आपका नाम बताइए। तो जो टीचर है वो क्या है, उस टाइम पे भाई उद्दीपक है। और उस टीचर की जो आवाज आई, उस आवाज के प्रति, वो टीचर की आवाज भी एक उद्दीपक है। और उसके प्रति क्या कर रहे हैं आप, क्रिया कर रहे हैं। कौन सी क्रिया कर रहे हैं कि आप खड़े हुए और आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है। तो वो जो आपका नाम बताना हुआ वो क्या हो गया, वो एक क्रिया हुई ना। और उसी क्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। तो वॉटसन ने यहीं से उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल को सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल का सिद्धांत दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एस आर मॉडल। यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल या उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है। उद्दीपक यानी वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है या आकर्षित कर सकती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। और उस उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। अब इनके सेकेंड पॉइंट को देखते हैं वॉटसन के, वो अब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें वॉटसन ने बताया कि कोई भी मनोवैज्ञानिक घटना वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया है। क्या कहा इन्होंने कि कोई भी मनोवैज्ञानिक घटना, मतलब कोई भी घटना घट रही है, जैसे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से सोच के दे रहे हैं, या फिर मतलब उसको सोच रहे हैं तो माइंड में ही तो सोच रहे हैं, तो वहां से उस घटना के प्रति आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उसको अनुक्रिया कहा गया। तो इन्होंने बताया कि कोई भी मनोवैज्ञानिक घटना वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया होती है। यहां तक समझ में आ गया। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं फिर से। व्यवहारवाद, जिसकी स्थापना जेबी वॉटसन ने 1913 में किया। व्यवहारवाद के अनुसार जेबी वॉटसन ने बताया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु सिर्फ और सिर्फ व्यवहार हो सकती है, क्योंकि व्यवहार को ही हम वस्तुनिष्ठ तरीके से और प्रयोगात्मक तरीके से माप सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि कोई भी जो घटना होती है वातावरण में, वो वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के प्रति की गई मात्र क्रिया होती है। और उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक वातावरण में उपस्थित कोई भी जीवित या निर्जीव वस्तु जो हमें और अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है या आकर्षित कर सकती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। और अनुक्रिया उस उद्दीपक के प्रति, जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और पता चला आपके पीछे कुत्ता है, वो लग गया, कुत्ता भौंकने लगा। अब कुत्ते का भौंकना क्या है, वो एक उद्दीपक है और आपने रिस्पॉन्स क्या किया। अगर आपको कुत्ते से ज्यादा डर लगता है तो आप क्या कर रहे हैं कि आप वहां से भागने लगे, तो आपका भागना क्या हो गया, एक अनुक्रिया हो गई। तो उस उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना। तो अगला जो संप्रदाय है हमारा, अगला जो स्कूल्स है साइकोलॉजी का, वो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जिसकी स्थापना या जिसकी जो फाउंडर थे वो थे मैक्स वर्दाइमर, वॉल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका। इन तीनों लोगों ने मिलकर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना की। कहां पर की, जिस टाइम वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी अमेरिका में, उसी टाइम पर जर्मनी में गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की गई। आई थिंक अराउंड हम कह सकते हैं कि 1912 टू 1913 के बीच में
कहीं कहीं पर आपको 1912 दिखेगा और कहीं कहीं 13 दिखेगा। तो गेस्टाल्ट जो कि एक जर्मन वर्ड है और उस वर्ड का हिंदी में अर्थ होता है समष्टि, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में एज ए होल, या पूर्णता की बात करता है। गेस्टाल्ट हमेशा पूर्णता की बात करता है, वह मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन की बात करता है। पिछली बार इससे एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। तो अगर गेस्टाल्ट का अर्थ आएगा तो आप उसमें क्या बताएंगे, उसमें समष्टि या अगर पूर्णता ऑप्शन में है तो आप हमेशा उसी की तरफ जाएंगे, पूर्णता की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये किस चीज की आकृति है, तो आप सभी का जवाब होगा कि एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। बट अगर आप में से जिन्होंने भी पिछली क्लासेस में मैथ लिया होगा या मैथ पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि त्रिभुज की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वो 3 रेखाओं से घिरी हुई, पूर्ण घिरी हुई आकृति। तो यहां पर लेकिन हम देख रहे हैं कि इन रेखाओं के बीच में गैप है, तो गैप है तो ये त्रिभुज का जो नियम है, उसका जो मानक है, उसको नहीं फॉलो कर रहा है, उसको पूर्ण नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इसको किस रूप में दिखा रहा है, त्रिभुज के रूप में। हम इसे त्रिभुज मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, उसकी संरचना इस तरीके से है कि वो हमेशा पूर्णता की बात करता है, वो हमेशा पूर्णता की खोज करता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप सिर्फ मेरी नाक को या सिर्फ मेरे कान को या सिर्फ मेरी आंख को नहीं देख रहे हैं, आप किस देख रहे हैं, आप पूर्ण रूप में देख रहे हैं, पूरे फेस को एक पूर्णता के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्ट हमेशा पूर्णता की बात करता है और इसीलिए इसने, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, उन्होंने ना ही प्रकार्यवाद का विरोध किया और ना ही व्यवहारवाद का विरोध किया। उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है या मनोविज्ञान का जो संबंध है वो चेतना की अनुभूति, चेतना की अनुभूति नहीं, यहां पर चेतना की उपयोगिता होगा। चेतना की उपयोगिता तथा व्यवहार दोनों से है। मतलब इन्होंने बताया कि जो हम चेतना की उपयोगिता की, कोई भी कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ व्यवहार भी आवश्यक है। दोनों को मिलाकर पूर्णता की बात की इन्होंने पूर्णता की बात की कि दोनों को, चेतना की उपयोगिता और व्यवहार दोनों ही मनोविज्ञान के विषय वस्तु हैं, लेकिन हम इनको पृथक पृथक करके या अलग अलग करके हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। अगर हम अलग करके अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पे इसकी जो सार्थकता है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अगर व्यवहार को देखेंगे, मान लीजिए आप मेरे व्यवहार को देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ व्यवहार के आधार पर मेरे मानसिक प्रक्रियाओं में, मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है या मैं क्या सोच रहा हूं उसको नहीं जान पाएंगे, या ये मेरे व्यवहार के पीछे कारण क्या है उसको नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों चीजों को देख रहे हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं और मेरा व्यवहार क्या है, इन सबको मिलाकर देखेंगे तो फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। फिर से वही एग्जांपल कि अगर आप सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे चीजों को। लेकिन और हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसे हुआ है कि हम पार्ट में ना देखकर हमेशा पूर्ण रूप में देखते हैं, होल में देखते हैं, और हमेशा हमारा ब्रेन अर्थ खोजने की कोशिश करता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में बताया गया कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमेशा अर्थ खोजता है। जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पे,
तो एक सेकंड के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा है, कौन सा वर्ड लिखा है, लेकिन जब थोड़ी देर आप देखेंगे तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन हमेशा अर्थ खोजता रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए। तो क्या करेगा, वो निकाल लेगा कि ये दा हो गया और ये किंग हो गया, दा किंग। ठीक, इसी प्रकार इन्होंने बताया कि जो गेस्टाल्ट का इन्होंने जो इंग्लिश में बताया कि इंग्लिश में हम इसे फॉर्म, जिसकी हिंदी हो गई आकृति या शेप, आकार या कॉन्फ़िगरेशन, जिसे समाकृति कहते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एग्जांपल अभी हमने यहां पर देखा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, उसमें पूर्णता की बात की गई है, उसमें एज ए होल की बात की गई है, समग्रता की बात की गई है कि हम ना ही मानसिक प्रक्रियाओं को अलग कर सकते हैं, ना ही व्यवहार को अलग कर सकते हैं। जो मनोविज्ञान है वो मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का एक संगठन है। इसीलिए इन्होंने मनोविज्ञान का संबंध चेतना की उपयोगिता तथा व्यवहार दोनों से माना है। एक बार हम जल्दी से इसका रिवाइज करके नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या गेस्टाल्ट स्कूल, जिसके संस्थापक मैक्स वर्दाइमर, वॉल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका थे। इन्होंने कहां पर, जर्मनी में इसकी स्थापना की, इस स्कूल की, और यह बताया कि जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है समिष्टि या एज ए होल, या जिसे हम पूर्णता कहते हैं। और इन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज को अलग करके नहीं अध्ययन कर सकते, जैसे व्यवहार को या चेतना की उपयोगिता को हम अलग करके नहीं अध्ययन कर सकते, हम उसको एक साथ अध्ययन करते हैं। और इसीलिए इन्होंने दोनों को ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु को के रूप में स्वीकारा, परंतु एक साथ। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं मनोविश्लेषणवाद की। तो हमारा अगला जो संप्रदाय है वो है मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण, जिसके फाउंडर सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड जो कि ऑस्ट्रिया के वियना में रहते थे, और इन्होंने वहां पर मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती है वह अचेतन मन है। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो मनोविज्ञान, या कह सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, व्यक्ति का व्यवहार के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका अचेतन मन होता है। अचेतन मन के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित किया जाता है। अब अचेतन मन क्या होता है, तो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। हम एक कंप्लीट वीडियो मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण के ऊपर और फ्रायड के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा, उसमें हम इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी तक के लिए हम ये जान लेते हैं कि फ्रायड ने मन के 3 पार्ट बताए। जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन यानी आपका कॉन्शियस माइंड, अचेतन जो कि आपने देखा यहां पर और एक सेकेंड, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे अर्ध चेतन है, तो ये हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस और
ये हो जाएगा आपका लास्ट में अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अचेतन और अर्धचेतन मन के इन्होंने 3 पार्ट बताए। अब इनका ये मानना था फ्रायड का कि जो हम अब जागरूक अवस्था में रहते हैं, जैसे हमने संरचनावाद में बात की थी कि वर्तमान में या जागरूक अवस्था में या चेतन अवस्था में, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये क्या है, अभी आप मेरे प्रति जागरूक हैं, मेरे प्रति चेतन अवस्था में है। तो इन्होंने बताया कि जब चेतन अवस्था में कोई विचार दमित कर दिया जाता है, यानी दबा दिया जाता है, जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसी टाइम पे आपका फ्रेंड आ जाए कि चलिए खेलने चलते हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे, आप उसको मना कर देंगे कि नहीं नहीं जाना है। तो आपने क्या किया, जो विचार आया ना खेलने का, उसको आपने क्या किया, दबा दिया। तो जब भी हम किसी भी विचार को, किसी भी इच्छा को हम जब दबा देते हैं, दबाने का मतलब है कि हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, दमित कर देते हैं। तो जब भी हम किसी विचार को दमित कर देते हैं तो वो चेतन अवस्था, चेतना से वो अचेतन में पहुंच जाती है, अचेतन में अचेतन मन में पहुंच जाता है। इसीलिए अचेतन मन को हम क्या कहते हैं, गार्बेज ऑफ माइंड, यानी दिमाग का या मन का या मस्तिष्क का हम कूड़ेदान कहते हैं, जहां पर जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं वो वहां पर आकर स्टोर होती हैं। जितनी भी अवांछनीय इच्छाएं होती हैं या अवास्तविक इच्छाएं होती हैं या अनैतिक इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, वो सब वहीं पर आकर दमित होती हैं। जैसे एक आदमी है, वो उसके मन में आया कि मैं चोरी कर लूं, लेकिन उसको ये भी पता है कि चोरी करूंगा तो पिटाई हो जाएगी, तो क्या करता है कि वो अपनी इच्छा को दबा देता है। एक चोर अपनी इच्छा को दबा देता है, तो वो इच्छा कहाँ पहुंच गई, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, अचेतन मन में पहुंच गई। तो फ्रायड ने बताया कि अचेतन मन ही हमारा सबसे पावरफुल मन होता है। उन्होंने बताया कि अगर ये पर्वत है, तो पर्वत एक समुद्र है और समुद्र में एक पर्वत दिख रहा है, एक बर्फ का पर्वत है, बर्फ, तो जो ऊपर का इतना सरफेस दिख रहा है उसको इन्होंने बताया चेतन, और जो समुद्र के नीचे छुपा हुआ भाग है उसको बताया इन्होंने अचेतन। इन्होंने कहा कि अचेतन मन की पावर जो होती है वो 9 टाइम्स ज्यादा होती है चेतन से। यानी अगर हम इसको पूरे को 10 पार्ट में डिवाइड करें तो जो अचेतन है वो 1 पार्ट है और जो चेतन है वो ये हो गया। तो इन्होंने बताया कि अचेतन मन बहुत पावरफुल है और अचेतन मन के द्वारा ही व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। और अर्धचेतन क्या होता है, अर्धचेतन अचेतन और चेतन के मध्य का एक, कह सकते हैं कि एक गैलरी होती है या एक रास्ता होता है जहां से चेतन के विचार अचेतन में पहुंचते हैं। इस पे हम लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण संप्रदाय के अनुसार जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती है वो है अचेतन, और अचेतन के द्वारा ही व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। और उसके बाद हम जब आगे पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम मनोविश्लेषणवाद और फ्रायड के बारे में एक कंप्लीट स्टडी करेंगे। वहां पे आपको सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी एकदम अच्छे से। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी चीजें ना समझ में आई हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके आप हमें उन चीजों को पूछ सकते हैं। और अगली क्लास में हम मेथड्स की बात करेंगे, मनोविज्ञान की विधियों की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।